हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, अगर ये 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस अगर शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाते हैं ना, तो ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना पूरा भूगोल का निचोड़ प्रश्न है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है ना ये सभी प्रश्न को हम इंक्लूड किए हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हैं, 100% आने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये 50% जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, यानी कि आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय, और ऑप्शन बी है नवीकरणीय, और ऑप्शन सी है जैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अजैव। तो दोस्तों, कोयला का भंडारण सीमित है, आने वाले समय में कोयला कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मानवकृत या फिर पुनः पूर्ति योग्य, और ऑप्शन सी है अजैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अचक्रीय। तो दोस्तों, ये सौर ऊर्जा यानी कि ये सोलर एनर्जी जो है ना, यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बलुई मृदा या फिर रेगुर मृदा, और ऑप्शन सी है साल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा। तो दोस्तों, काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना, रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में कोयले का यहाँ पे देखिएगा काली मिट्टी जो है ना कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, या फिर कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या फिर राजस्थान होगा, या फिर कर्नाटक होगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बिहार का मैदानी क्षेत्र, और ऑप्शन बी है उत्तराखंड या फिर हरियाणा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पंजाब। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, सोपानी कृषि जो है ना यह उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग फटाफट से याद जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में आपका दिया वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण, और ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई या फिर गहन खेती। तो दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नकरण का जो मुख्य कारण है ना अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया बेंजीन या फिर यूरिया, और ऑप्शन सी एंड्रीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फॉस्फोरस। तो दोस्तों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो हार्मोन है ना एंड्रीन है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। यह एक प्रकार का केमिकल होता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया महात्मा गांधी जी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या फिर पंडित नेहरू ने। तो दोस्तों देश के बांधों को जो है ना पंडित नेहरू जी ने भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 96%, या फिर 95%, या फिर 96.6%, या फिर 95.5%। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कुल जल का जो है ना 95.5% भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक रहा है कि विरध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उजला ग्रह, या फिर नीला ग्रह, या फिर हरा ग्रह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल ग्रह। तो दोस्तों विरध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन से करा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ फ्लोराइड का, या फिर क्लोराइड का, और ऑप्शन सी है आर्सेनिक का, या फिर लोहा का। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइए कि बिहार में जल यहाँ पे अति जल दोहन से जो है ना आर्सेनिक तत्वों का संकेंद्र बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न को देखना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 55%, या फिर 60%, या फिर 65%, या फिर 70% जल की मात्रा निहित होता है। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल की मात्रा निहित होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन ए में आपका दिया 25, या फिर 19.27, या फिर 20%, या फिर 20.60। तो दोस्तों भारत में 2001 में ठीक है जनगणना के अकॉर्डिंग प्रतिशत यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार कितना था 19.27। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न को देखना है कि वन स्थिति, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार था, यानी कि कितना प्रतिशत था। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 में भारत में जो वन का विस्तार था ना लगभग 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में था, यानी कि इतना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो दोस्तों बिहार में जो है ना 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए में आपका दे केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों भारत के जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में वन का फैलाव सबसे ज्यादा है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कितने वर्गों में, 4 वर्गों में, या फिर 3 वर्गों में, या फिर 5 वर्गों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4 अरब हेक्टेयर, या फिर 6 अरब हेक्टेयर, और ऑप्शन बी है 4 अरब हेक्टेयर, और ऑप्शन सी है 8 अरब हेक्टेयर, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5 अरब हेक्टेयर। तो दोस्तों FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में जो है ना लगभग यहाँ पे 4 अरब हेक्टेयर का जो है ना वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कबूतर या फिर हंस या फिर मयूर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तोता। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मयूर है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ना वही मयूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो दोस्तों संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका देखो चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट, और ऑप्शन सी ग्रेनाइट या फिर लोहा। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना चूना पत्थर है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा। दोस्तों देखिएगा प्रश्न यह है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ असम में या फिर राजस्थान में या फिर बिहार में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे खनिज तेल का जो विशाल भंडार होगा ना असम में होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न को देखिएगा कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भारत में कोयले का जो सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है ना झारखंड है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एंथ्रासाइट या फिर पीट, और ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस। तो दोस्तों सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है ना एंथ्रासाइट है। और दोस्तों कोयला 4 प्रकार के होते हैं जो जिनमें से एंथ्रासाइट जो है ना सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है, और दोस्तों सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है ना पीट होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10 के ज्योग्राफी के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका जो मथुरा में या फिर बरौनी में या फिर डिगबोई में या फिर गुवाहाटी में। तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना बरौनी में स्थित है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना डिगबोई में स्थित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा क्या रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया यूरेनियम के साथ या फिर पेट्रोलियम के साथ या फिर चूना पत्थर के साथ या फिर कोयला के साथ। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस जो है ना पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नर्मदा नदी पर या फिर झेलम नदी पर या फिर सतलज नदी पर या फिर व्यास नदी पर। तो दोस्तों भाखरा नांगल परियोजना जो है ना यह सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डिगबोई या फिर झड़िया या फिर घाटशिला या फिर जादूगोरा। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक जो स्थल है ना जादूगोरा है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तारापुर या फिर कलपक्का या फिर नरोड़ा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कहेगा। तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह है ना तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असम या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेघालय। तो दोस्तों भारत के जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MBBI है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गेहूं या फिर सरसों या फिर चावल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मटर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो खरीफ फसल होगा ना गेहूं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना गेहूं रबी फसल है और यहाँ पे चावल जो है ना आपका खरीफ फसल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो दोस्तों ये चावल जो है ना उष्ण या फिर शीतोष्ण या फिर उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क। तो दोस्तों ये चावल जो है ना उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कर रहा है कि चावल है। तो दोस्तों चावल जो है ना यह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका कपास के लिए या फिर लीची के लिए या फिर गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए। तो दोस्तों ये काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 36वां प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन डी, और ऑप्शन डी में आपका दिया वसा। तो दोस्तों दाल में जो है ना प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जवार या फिर धान, और ऑप्शन सी है गेहूं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना गेहूं रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कर रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मार्च अप्रैल में, या फिर जून से जुलाई में, या फिर अक्टूबर से नवंबर में, या फिर जनवरी फरवरी में। तो दोस्तों रबी फसल की जो बुआई की जाती है ना अक्टूबर से नवंबर के महीने में इनकी बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए गन्ना या फिर जूट या फिर तंबाकू, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गेहूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यावसायिक फसल होगा ना क्या होगा वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यावसायिक फसल होगा ना गेहूं होगा, या फिर यहाँ पे गेहूं जो है ना व्यावसायिक फसल है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया रबर या फिर गन्ना या फिर गेहूं, और ऑप्शन डी में आपका दिया चाय। तो दोस्तों यहाँ पे रोपण फसल यानी कि रोपने वाला फसल कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं जो है ना रोपने वाला फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के 50 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये 50 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना दोस्तों, ये मेरा गारंटी वादा है कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और इसे आप लोग फटाफट से याद जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। तो देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। ऑप्शन ए में आपको देखिए गेहूं या फिर मकई या फिर जौ या फिर धान। तो दोस्तों भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना धान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन ए में आपको 10 या फिर 7 या फिर 15 या फिर 5 है। तो दोस्तों देश में जो है ना अब 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में या फिर उड़ीसा में। तो दोस्तों फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी थे या फिर टाटा लोहा इस्पात कंपनी थे या फिर बोकारो स्टील कंपनी या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विश्व सवेरा लोहा और इस्पात उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पे भारत में जो सबसे पहला स्थापित लोहा इस्पात कंपनी जो है ना टाटा लोहा इस्पात कंपनी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पत्तन है या फिर यह कपास उत्पादक के क्षेत्र के निकट है या फिर मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पत्तन है और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका देखो सूती वस्त्र उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग या फिर चीनी उद्योग या फिर जूट वस्त्र। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट उद्योग जो है ना ये कृषि पर आधारित नहीं है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये करा कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन ए में आपको देखो कोलकाता अड़ीसरा या फिर कोलकाता कोन्नारगिरी या फिर कोलकाता मोदिनीपुर या फिर कोलकाता हावड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे हुगली जो है ना ये हुगली कहाँ पे यहाँ पे हुगली जो है ना किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो दोस्तों ये जो है ना कोलकाता अड़ीसरा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए में आपको देखो पेट्रो रसायन या फिर लौह अयस्क या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव या फिर चीनी उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग होगा ना क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये चीनी उद्योग जो है ना ये उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से कराया कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग या फिर खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना खिलौना उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखेगा। प्रश्न ये कराए कि भोपाल ताराशादी में किस गैस का रिसा हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो दोस्तों भोपाल गैस ताराशादी में जो है ना या फिर भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसा हुआ था। यह एक विषैला गैस था जो मानव के भूल से रिसा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 50 MBBI वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये 50 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बता देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चंस भी देख लेना है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चीनी के लिए या फिर सीमेंट के लिए या फिर अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को क्या लगता है इसी वीडियो में आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे रुकिएगा कि आप लोग के लिए जो है ना फ्री में PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप अभी तक फ्री में PDF और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं और ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आप लोग को हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर लेके चलते हैं। उसके बाद हम जो करेंगे ना वही आप लोग को करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मेजर टारगेट सर्च कीजिएगा ना तो आपका इस तरह सिंबल आएगा। तो एक फ्रंट पेज खुल करके आएगा ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मेजर टारगेट के लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मेजर टारगेट के लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे
फ्री में आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल से तो पढ़ते ही हैं, और फ्री में डाउनलोड PDF कैसे होगा, लेटेस्ट जितने भी PDF हम पढ़ाएंगे ना, सारा PDF यहाँ पे हम डाउनलोड देने मतलब फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट अभी तक आप नहीं दिए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट आज का मॉर्निंग वाला टेस्ट जरूर दीजिएगा, इससे आपका पढ़ाई में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। और जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट पे बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक विज्ञापन को बंद कर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे आज का टेस्ट यानी कि 14 जनवरी का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग मन से पढ़ाई करते हैं ना, तो टेस्ट को दीजिए और 20 में से 20 सही करके दिखाइए। सभी प्रश्नों को जो है ना आप लोग धुआ कर दीजिएगा टेस्ट में। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अभी तक जो है ना 58 स्टूडेंट टेस्ट लगा चुके हैं। और दोस्तों अभी तक आप टेस्ट को नहीं लगाए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों टेस्ट को आप लोग जरूर लगाइएगा। तो इस तरह जो है ना डेली टेस्ट लिया जाएगा, लाइव टेस्ट। समय है टेस्ट का टेस्ट का समय है मॉर्निंग टाइम में 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। ये 2 घंटा जो है ना आपका क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का टेस्ट चलेगा रेगुलर आपके एग्जाम तक। तो टेस्ट को जरूर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी टेस्ट को देने जरूर कहिएगा। और यहाँ पे फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड के द्वारा। और दोस्तों एडमिट कार्ड अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए ना, तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप इजिली एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लेटेस्ट अपडेट में आ जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड के डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे।